नमस्कार और आज की कहानी में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम आर के नारायण की दुनिया यानी मालगुडी में वापस जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके एक बहुत ही यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है ईश्वरन। हाँ, ईश्वरन मालगुडी डेज की उन खास कहानियों में से है जो बहुत ही साधारण किरदारों के जरिए जिंदगी की, आप कहें तो असाधारण सच्चाइयों को सामने लाती है। कहानी का माहौल भी बड़ा दिलचस्प है। जून का महीना है, वो एक बेचैनी वाला समय। हाँ, जब इंटरमीडिएट के नतीजे आने वाले होते हैं। बिल्कुल। और एक छात्र है ईश्वरन, जिसके लिए ये इंतजार कोई एक दो दिन का नहीं बल्कि सालों का हो चुका है। सही कहा। और कहानी की शुरुआत में ही नारायण एक विरोधाभास दिखाते हैं। हाँ। कि जहां पूरा कस्बा मतलब सारे छात्र नतीजों के लिए एकदम उतावले हैं, वहीं ईश्वरन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बेफिक्र है। पर क्या ये बेफिक्री असली है? यही तो कहानी का केंद्रीय बिंदु है। असल में ईश्वरन की ये जो बेफिक्री है ना, ये एक तरह का मुखौटा है। अच्छा। कस्बे में उसकी एक पहचान बन चुकी है। वो छात्र जो अल्बर्ट मिशन कॉलेज से शायद कभी पास होकर निकलेगा ही नहीं। सालों से वो इंटरमीडिएट पास करने की कोशिश कर रहा है। शरीर बदल गया है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन नतीजा वही। और जाहिर है समाज का, लोगों का नजरिया भी बदला होगा उसके प्रति। हाँ बिल्कुल। शुरू में शायद घर वालों ने, दोस्तों ने थोड़ी हमदर्दी दिखाई होगी, पर अब वो हमदर्दी धीरे धीरे आलोचना में बदली। और फिर एक तरह की उदासीनता आ गई। उदासीनता मतलब लोग मान चुके हैं कि ये पास नहीं होगा। हाँ। ये उदासीनता कैसी लगती होगी ईश्वरन को? मुझे लगता है शायद आलोचना से भी ज्यादा चुभती होगी। बिल्कुल सही कहा। जब लोग आपकी असफलता को इतना सामान्य मान लें कि उसमें दिलचस्पी लेना ही छोड़ दें, तो एक अलग ही किस्म का अकेलापन होता है। माँ बाप भी अब थक चुके हैं, कहते हैं अरे भाई पढ़ाई छोड़ दो, कोई काम धंधा करो। पर ईश्वरन हर बार यही कहता है, बस एक मौका और। ये उसकी जिद है या शायद उम्मीद की कोई बहुत ही पतली सी डोर है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता? हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि बाहर से वो चाहे जितना उदासीन दिखे, अंदर कहीं ना कहीं पास होने की इच्छा अब भी जिंदा है। और नतीजे के दिन तो ये अंदरूनी कश्मकश और बाहरी दिखावा, ये दोनों और तेज हो जाते हैं। हाँ, वो अच्छे से तैयार होता है, बाल वगैरह संवारता है, ये जानते हुए भी कि लोग उसे शायद मोटी चमड़ी वाला मूर्खी समझते हैं। बिल्कुल, जिसके लिए शायद सजना संवरना भी एक मजाक ही है लोगों की नजर में। हाँ, देखिए ये जो तैयारी है, ये शान बघारना, असल में उसकी अपनी कमजोरी को, अपनी घबराहट को छिपाने का तरीका है। एक तरह का कवच। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक कवच। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो, मुझे नतीजों की कोई परवाह नहीं है, मैं असफलताओं से टूटा नहीं हूं। जबकि सच इसके ठीक उलट है। वो अंदर ही अंदर सफलता के लिए बुरी तरह तरस रहा है। बिल्कुल। और फिर वो घर से निकल जाता, माँ से कहता है कि भाई मैं तो होटल में खाऊंगा, सिनेमा देखूंगा। हाँ। रास्ते में उसे कॉलेज के कुछ लड़के मिलते हैं जो नतीजा देखने जा रहे होते हैं, और वो मजाक उड़ाते हैं उसका। हाँ, उनका अंदाज ही मजाक उड़ाने वाला होता है। और ईश्वरन उनसे झूठ बोल देता है, कहता है मैं पास हो गया। हाँ, और एक मनगढ़ंत रोल नंबर भी बता देता है। ये कितना दर्दनाक रहा होगा उसके लिए। हाँ, ये झूठ उसकी हताशा को दिखाते हैं। साफ पता चलता है कि वो सच्चाई का सामना करने से कितना डर रहा है, जो उसे लगता है कि उसका इंतजार कर रही है। तो सिनेमा हॉल उसके लिए एक तरह की पनाहगाह बन जाता है। बिल्कुल। पहली बार जब वो फिल्म देखता है तो कुछ देर के लिए वो स्वर्ग देवता, लड़ाई झगड़े के जो दृश्य होते हैं उनमें खो जाता है। अपनी चिंता भूलने की कोशिश करता है। हाँ, एक तरह का पलायनवाद है ये, असलियत से कुछ देर की मोहलत। लेकिन ये मोहल्लत ज्यादा देर टिकती नहीं है शायद। नहीं टिकती। हीरोइन का कोई गाना आता है और उसे बोरियत होने लगती है, और वो वापस अपनी उसी उदासी में खिंच जाता है। मतलब सिनेमा का जादू भी उसकी असलियत की खड़वाहट को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। और यही कश्मकश फिर रेस्टोरेंट में भी जारी रहती है। अच्छा। वहां मालिक पूछ लेता है रिजल्ट का। ओहो। और ईश्वरन फिर झूठ बोलता है। पहले कहता है अरे मैंने तो इम्तिहान ही नहीं दिया इस बार, फिर पलट कर कहता है नहीं दिया था और पास हो गया हूं। मतलब झूठ पे झूठ। हाँ, मालिक बेचारा बधाई देता है, दावत मांगता है। ईश्वरन किसी तरह बात टाल देता है। हर बातचीत, हर सवाल उसे उसकी जो कथित असफलता है उसकी याद दिलाता है, और उसका ये झूठ का जाल और कसता जाता है। इसके बाद वो क्या करता है? फिर से सिनेमा हॉल चला जाता है? हाँ, दोबारा उसी फिल्म का टिकट खरीदता है। वही फिल्म? हाँ, वही फिल्म। लेकिन इस बार कुछ बदल जाता है। क्या? इस बार जब वो पर्दे पर स्वर्ग में अपनी ही उम्र के लड़कों को नाचते गाते मजे करते देखता है तो उसे बड़ी तीव्र ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों? वो सोचता है कि ये लड़के इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि इन्हें इम्तिहान के नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। काश वो भी उस दुनिया में जा पाता। अच्छा,
तो यहाँ सिनेमा सिर्फ भागने की जगह नहीं रहा। नहीं, बल्कि वो उसकी दबी हुई इच्छाओं और जो उसके मौजूदा हालात हैं उनके बीच के गहरे अंतर को उजागर करने वाला एक आईना बन जाता है। और फिर हॉल में असली दुनिया दस्तक देती है ना? हाँ, वो देखता है कि कॉलेज के बहुत से लड़के जो पास हो गए हैं वो टोलियों में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये उसके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। बिल्कुल, ये उसके बर्दाश्त की जैसे आखिरी हद होती है। उसे पता है कि जैसे ही लाइट जलेगी ये सब उसे देखेंगे और वही पुराना मजाक उड़ाएंगे। सालों से जिस अपमान को वो झेल रहा था वो अब असहनीय हो जाता है। उन सफल छात्रों की खुशी। हाँ, वो खुशियों से अपनी विफलता का एक बहुत ही क्रूर एहसास कराती है। उसे खुद से घृणा होने लगती है। तो वो चुपचाप हॉल से निकल जाता है। हाँ, और यहीं उसके मन में वो भयानक विचार आता है, आत्महत्या का। ओह, उसे लगता है कि जो इंसान एक मामूली सा इम्तिहान पास नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं है। ये कितना दुखद है कि कैसे एक परीक्षा का नतीजा उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। बिल्कुल, और नारायण यहाँ उस शिक्षा व्यवस्था पर, उस सामाजिक दबाव पर कितना तीखा कटाक्ष कर रहे हैं जो एक व्यक्ति के मूल्य को सिर्फ उसकी एकेडमिक सफलता से आंकता है। सही बात है। ईश्वरन के लिए मौत एक तरह से मुक्ति जैसी लगने लगती है, एक ऐसी दुनिया में जाने का रास्ता जहां न कोई सीनेट हाउस है, न नतीजों के लिस्ट, बस स्वर्ग का वो काल्पनिक आनंद जहां उसकी उम्र के लड़के बेफिक्र नाच रहे हैं। और इस विचार से उसे अजीब सी शांति मिलती है। हाँ, वो होटल जाता है, मालिक से कागज पेंसिल मांगता है और पिता के नाम एक छोटा सा खत लिखता है, आशा, कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझ में जीने की इच्छा नहीं रही। ये खत जैसे उसकी उस वक्त की जो मानसिक स्थिति थी उसका एक दस्तावेज बन जाता है। फिर वो सरयू नदी के किनारे पहुंचता है। इरादा साफ है, डूबकर मर जाना। कोट उतार कर किनारे रखता है जिसमें वो खत है। भगवान से एक हताश सी प्रार्थना करता है, पानी में उतरता है। दूर उसे सीनेट हाउस की रोशनी दिखती है। और तभी बिल्कुल आखिरी पल में उसके मन में एक और विचार कौंधता है। हाँ, मरने से पहले क्यों ना एक बार नतीजा देख लिया जाए। अब तो कोई डर भी नहीं है। ये हिम्मत कहाँ से आती है इस वक्त? ये शायद मानवीय मन की वो आखिरी उम्मीद की झलक है, या शायद सिर्फ एक तर्क कि जब मरना ही है तो एक बार सच का सामना करने में क्या हर्ज है। हो सकता है। वो नदी से निकलता है और आधी रात के सन्नाटे में सीनेट हाउस पहुंचता है। वहां नोटिस बोर्ड पर कांपते हाथों से वो अपना रोल नंबर ढूंढता है, 501। हाँ, पहले तीसरी श्रेणी देखता है, 3rd डिवीजन। नंबर नहीं मिलता। दिल बैठ गया होगा। बिल्कुल, असफलता की जैसे पुष्टि हो गई। वो मुड़ने लगता है वापस नदी की ओर जाने के लिए। लेकिन फिर सोचता है, अरे अच्छी श्रेणी तो देखी ही नहीं, 1st और 2nd डिवीजन। हाँ, वो वापस मुड़ता है, पहली श्रेणी देखता है, उसमें सिर्फ 7 नंबर हैं। फिर दूसरी श्रेणी 2nd डिवीजन की लिस्ट पर नजर डालता है। धीरे धीरे 98, 350, 400 और फिर उसे दिखता है 501। 501 दूसरी श्रेणी में। हाँ, उसे यकीन नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। वो चीख पड़ता है, बार बार उस नंबर को घूरता है। हाँ, वही है, 501। वो पास हो गया है। सालों का इंतजार खत्म। ये खुशी, ये राहत, ये इतनी जबरदस्त है, इतनी तीव्र है कि उसका दिमाग उसे संभाल नहीं पाता। ओह, सोचिए, सालों का दबा हुआ तनाव, निराशा, अपमान, संशय, जब वो अचानक खुशी के इतने बड़े विस्फोट में बदलते हैं तो उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। उसे चक्कर आते हैं, दिमाग का सहारा लेता है। और फिर वो जैसे वास्तविकता से पूरी तरह कट जाता है। हाँ, उसे लगता है वो दुनिया का मालिक है, वो राजा है। वो हवा में ही काल्पनिक मूछें ऐंठता है, नोटिस बोर्ड से बातें करने लगता है। अरे, कहता है, मैं काल्पनिक घोड़े पर सवार हूं, राजा की सवारी आ रही है, ऐसे चिल्लाता है। मेरे पास 501 घोड़े हैं। 501 उसका रोल नंबर? हाँ, वो रोल नंबर 501 उसके जहन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक। हाँ, इसे साइकोटिक ब्रेक कह सकते हैं। सालों के चरम दबाव के बाद अचानक मिली सफलता का जो सदमा है वो उसके मन पर इतना गहरा असर डालता है कि वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। वो नदी किनारे जाता है। हाँ, और रेत पर काल्पनिक घोड़े दौड़ाता है, घोड़े की हिनहिनाहट की आवाजें निकालता है। कहता है, प्रधानमंत्री से और घोड़े मांगूंगा। ये उसकी जीत का उन्माद है, पर एक बहुत ही दुखद, त्रासद उन्माद। लगाम थामे मूछें मरोड़ता ईश्वरन। ये दृश्य जीत का नहीं लगता, बल्कि उस सिस्टम की हार का प्रतीक लगता है जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। बिल्कुल सही कहा। और कहानी का अंत सबसे बड़ी विडंबना पेश करता है। क्या होता है? अगले दिन ईश्वरन का शव नदी में मिलता है। ओह नहीं,
और किनारे पर उसका कोट मिलता है और उसमें रखा वो खत। वही खत जो उसने पास होने की खबर जानने से पहले उस गहरी निराशा में लिखा था। हाँ, जिसमें उसने लिखा था कि मैं जीने लायक नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। क्या क्रूर मजाक है ये किस्मत का। सफलता मिली, लेकिन उस सफलता को महसूस करने, उसे जीने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, जिस क्षण उसे अपनी कीमत पता चली, लगभग उसी क्षण के आसपास वो उस निराशा के कारण मर चुका था जो सालों की असफलता ने पैदा की थी। या क्या पता, शायद खुशी का वो भारीपन ही उसे ले डूबा, कौन जाने। आर.के. नारायण की ये कहानी ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, ये उस भयानक दबाव की कहानी है जो हमारा समाज, परिवार और हमारी शिक्षा व्यवस्था सफल होने के नाम पर हम पर डालती है। हाँ, ये सवाल उठाती है कि आखिर सफलता का पैमाना है क्या? क्या एक परीक्षा का नतीजा किसी की जिंदगी की कीमत तय कर सकता है? ईश्वरन कांत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो सिस्टम जो किसी को इस हद तक तोड़ सकता है, वो उसे सच्ची खुशी या मुक्ति दे भी सकता है? देखिए, उसकी खुशी भी अंत में एक भ्रामी साबित हुई जो उसे मौत की तरफ ले गई। ये कहानी शायद हमें ये याद दिलाती है कि कागज पर लिखे नंबरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की अपनी गरिमा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य है। बिल्कुल। और ईश्वरन की कहानी एक चेतावनी भी है उन उम्मीदों और दबावों के प्रति जो हम जाने अनजाने अपने आसपास के लोगों पर डालते हैं, खासकर जब वो असफल हो रहे हों। तो ये थी आर.के. नारायण की अद्भुत कहानी ईश्वरन पर हमारी थोड़ी सी बातचीत। ये महज एक कहानी नहीं, जैसा हमने कहा, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दस्तावेज है। हाँ, कहानी को इस नजरिए से सुनने और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये चर्चा और ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ साझा भी करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और कहानियों और उन पर हमारी चर्चाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आज की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वो जो घंटी का आइकन है, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।